हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे SSGD की मोस्ट ऑफ 20 सेलेक्टेड VY क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इसे बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो क्या हो जाएगा हमारा -273 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों? तो हमारा होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इन्हें आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, उत्तकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का संबंध उत्तकों के अध्ययन से है दोस्तों। वहीं अगर आपसे पूछा जाए साइटोलॉजी का संबंध किससे है, तो क्या हो जाएगा हमारा कोशिका विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। वहीं मायोलॉजी का संबंध किससे है, तो क्या हो जाएगा हमारा मांसपेशियों के अध्ययन से। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। वहीं एनाटॉमी किसका अध्ययन है दोस्तों? तो एनाटॉमी हमारा हो जाता है शारीरिकी या शरीर के अध्ययन को एनाटॉमी कहा जाता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, EEG से शरीर के किस अंग प्रणाली की जांच की जाती है? तो EEG से शरीर के किस अंग प्रणाली की जांच की जाती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। EEG का संबंध मस्तिष्क के अध्ययन से है दोस्तों। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ECG के अध्ययन का संबंध किससे है, तो हमारा हो जाएगा हृदय दोस्तों। ECG का अध्ययन का संबंध हमारा हृदय हो जाएगा दोस्तों, और EEG का अध्ययन हमारा किसका हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है और अच्छे से इसको आपको क्लियर कर लेना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जनवरी 1971। पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 5 जनवरी 1971 को खेला गया था दोस्तों। और 1971 में जो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था वो किन किन देशों के बीच खेला गया था दोस्तों? तो क्या हो जाएगा हमारा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। साथ ही आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या घोषित करता है? तो ई बैंकिंग में ई अक्षर का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक। ई बैंकिंग के क्षेत्र में ई का अर्थ हमारा इलेक्ट्रॉनिक होता है दोस्तों। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी अपने नोटबुक में जरूर लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि डेट से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे वो वहां पर जा करके देख करके इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है,
कौन सा दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में किस डेट को मनाया जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इन्हें अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लिया करेंगे और उन्हें साथ ही अच्छे से याद करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पुस्तकों और लेखकों से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? द वाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने द वाइट टाइगर नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों, जिसके कारण इन्हें सन 2008 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था दोस्तों। इसीलिए ये पुस्तक अरविंद अडिगा के लिए इतने महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस पुस्तक पर सन 2008 में इन्हें द वाइट टाइगर के ऊपर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था दोस्तों। वहीं अरविंद अडिगा के एक और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, द सिलेक्शन डे के लेखक कौन है? तो द सिलेक्शन डे के लेखक भी अरविंद अडिगा है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हमारा कौन हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन थे दोस्तों। और सरस्वती सम्मान का आरंभ कब हुआ था? 1991 को हुआ था दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था दोस्तों? क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी। ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों। साथ ही अफ्रीका महाद्वीप से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों? अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो हमारा हो जाएगा अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। वहीं पर अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम है माउंट किलिमंजारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत का क्या नाम है? तो हमारा हो जाएगा माउंट किलिमंजारो दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट अफ्रीका से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कील नहर। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कील नहर है। अच्छा, जहाजी नहर से क्या तात्पर्य है? तो जहाजी नहर से तात्पर्य यही है दोस्तों कि यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार की जाती है, यानी संसार का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है दोस्तों? कील नहर है। और कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है दोस्तों। बात करें हम पनामा नहर, तो इसकी स्थापना 1914 में हुई थी और यह प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। वहीं सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ता है। और हमारा स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अच्छे से इसको क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जीवों का। मेरी कल्चर समुद्री जीवों के अध्ययन से संबंधित है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता मोरी कल्चर का संबंध किससे है, ये बहुत ही भिविया सवाल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं मेरी कल्चर और मोरी कल्चर में। तो मेरी कल्चर का संबंध हो गया समुद्री जीवों से, और अगर आपसे पूछा जाए मोरी कल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा रेशम कीट पालन से दोस्तों। इसे बहुत ही भिविया क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से इसको क्लियर करना है दोस्तों। मेरी कल्चर पूछा जाए तो समुद्री जीवों के अध्ययन से संबंधित है, और अगर मोरी कल्चर पूछा जाए तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। और अगर वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन के बारे में पूछा जाए कि वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन से कौन संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। वहीं अगर पूछा जाए फूलों के अध्ययन से कौन संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का संबंध हमारा फूलों से हो जाएगा। और अगर मधुमक्खी के अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हमारा हो जाएगा एपीकल्चर। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो सभी को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है और अच्छी तरीके से उन्हें याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और अगले सवाल में जाने से पहले दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करेंगे, ताकि आपके आसपास एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले कोई भी आपके दोस्त छूटे ना, और हर कोई एसएससी जीडी को अच्छे से तैयारी कर पाए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? तो किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटोस। सेंटोस को विश्व का कहवा पतन कहते हैं। अच्छा, कहवा पतन से क्या अर्थ है दोस्तों? तो कहवा पतन का अर्थ है दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन ब्राजील में होता है, और ब्राजील में कॉफी का सबसे अधिक सेंटोस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, जिसके कारण इसे कहवा पतन भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है और सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की कैनाफिना राष्ट्रीयकृत बैंक की एक अनुषंगी संस्था है दोस्तों। जब बात कैनरा बैंक की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय हमारा बेंगलुरु में है। हमेशा पूछा जाता है कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारा 1 जुलाई 1906 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। साथ ही दोस्तों कैनरा बैंक का विलय सिंडिकेट बैंक में हुआ है दोस्तों। ये बहुत ही विवेक सवाल है, कैनरा बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है दोस्तों? तो कैनरा बैंक का विलय सिंडिकेट बैंक के साथ हो गया दोस्तों। वहीं भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। बहुत ही विवेक सवाल है। और विदेशों में सबसे ज्यादा दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है दोस्तों। ये भी पूछा जाता है कि किस बैंक की शाखा विदेशों में सर्वाधिक है, तो हमारा हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। वही बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1906 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में ही है दोस्तों। वही बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एवं देना बैंक के विलय के फलस्वरूप बैंक ऑफ बड़ौदा का निर्माण किया गया दोस्तों। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 ईस्वी को हुई थी दोस्तों, और इसका मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा में है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही भी है दोस्तों। तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है,
किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड कौन सा है? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इन्हें अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार कौन रखता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार रखता है। साथ ही भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है एडवोकेट जनरल और हमारा हिंदी में क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। तो हमेशा पूछा जाता है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा? एडवोकेट जनरल या फिर महाधिवक्ता हो जाएगा दोस्तों। और महाधिवक्ता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की पद पर नियुक्त की जाती है दोस्तों, और यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वहीं अगर किसी देश में पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जिसे हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी। तो देश का उच्चतम विधि अधिकारी कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। वहीं अगर राज्य का पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया दोस्तों। और अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब क्या होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अर्थ होता है केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य दोस्तों। इसलिए अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है दोस्तों। वहीं अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में अष्ट दिग्गज, हमेशा स्टूडेंट फंसता है दोस्तों इसमें, अष्टप्रधान और अष्ट दिग्गज में दोस्तों। तो हमारा अगर पूछा जाए अष्टप्रधान का संबंध किससे है, तो हो जाएगा हमारा शिवाजी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए अष्ट दिग्गज किस शासक के शासनकाल में थी दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा कृष्णदेव राय। अष्ट दिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से है। वहीं अगर नौ रत्न के बारे में पूछा जाए कि नौ रत्न का संबंध किससे है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अकबर। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न में बढ़ने से पहले आज हमने जो भी आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवाया वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कौन सा वह चोल वंश का राजा था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला वह पहला चोल और प्रतापी शासक था। दोस्तों, जब बात चोल वंश की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? विजयालय। हमेशा पूछा जाता है चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो हमारा हो जाएगा विजयालय। वहीं चोल वंश से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है दोस्तों, और ये बहुत ही विभेद सवाल है दोस्तों। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि वह कौन सा राजवंश था जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो क्या हो जाएगा हमारा? चोल हो जाएगा दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी था, गौतम बुद्ध। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों, आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करेंगे दोस्तों, ताकि आपके आसपास के सभी दोस्त अच्छी तरीके से एसएससी जीडी की तैयारी कर पाए दोस्तों। और दोस्तों, आज मैंने जो भी आपको क्वेश्चन बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखें और याद करें। साथ ही आप उन्हें नोटबुक में जरूर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप जितना लिखोगे उससे बेहतर कई तरीके से आप याद कर पाओगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।